नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में वन विभाग के द्वारा आयोजित हरेला कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। आपको बता दें कि कार्यक्रम में वन मंत्री सुबोध उनियाल के साथ साथ कृषि मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर हरेला पर्व की शुरुआत की और वृक्षारोपण भी किया गया। इस अवसर पर सभी नेताओं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम स्थल पर लगे स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और स्थानीय कारीगरों की सराहना करते हुए कार्यक्रम में स्कूली बच्चों व आमजन की भागीदारी को भी उल्लेखनीय बताया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रदेश भर में हरेला पर्व मनाया जा रहा है और इसी के अंतर्गत आज वृक्षारोपण जो है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जी, इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आज हरेला पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां तमाम मंत्रोच्चारण और विधियों के साथ पूजा अर्चना की गई। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ तमाम नेतागण यहां मौजूद रहे, जहां वृक्षारोपण कर एक पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री सीएम धामी ने इस पर्यावरण संरक्षण को बेहद महत्वपूर्ण बताया। तो वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में बच्चों के साथ साथ शिक्षकों ने भी भागीदारी दिखाई और जहां पर सभी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत भी किया। तो वहीं यहाँ पे ये तस्वीरें देख सकते हैं जिनमें सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा विधि विधान के साथ हरेला पर्व की शुरुआत की गई और तमाम विधियों को पूरा करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर वृक्षारोपण भी किया। तो प्रदेश भर में हरेला पर्व मनाया जा रहा है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। तो अभय, जिस तरीके से आज प्रदेश भर में हरेला पर्व मनाया जा रहा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आज इसकी शुरुआत भी की गई, क्या कुछ जानकारी आपके पास? पूरे उत्तराखंड में हरेला पर्व की इस समय धूम मची हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हरेला पर्व में चाहे उस सरकार के विभाग हों, आम जनता हो या सामाजिक संगठन हो, सभी लोग जुटते हुए नजर आ रहे हैं। सभी लोग इस पर्यावरण संरक्षण के इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो हरेला पर्व की जो मनाने की जो शुरुआत हुई थी, ये आदिकाल से चली आ रही थी। लोग आज के दिन ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हरेला की पूजा यहाँ पर करते हैं, उसका पूजन यहाँ पर होता है और उसके बाद हरेला की जो घास होती है उस घास को काट कर जो वृक्षारोपण का जो काम होता है उसको करने का काम यहाँ पर किया जाता है। घर पर ये कह सकते हैं कि विभिन्न पकवान यहाँ पर बनाए जाते हैं ताकि इस हरेला पर्व की शुरुआत से ही ये संदेश यहाँ पर जा सके कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो काम किया जा रहा है उस काम को आने वाले दशकों तक इसे बरकरार रखना चाहिए, ताकि इस पर्यावरण संरक्षण के लिए जो मुहिम शुरू की गई है उस मुहिम के रंग सभी तरफ बिखरते हुए नजर आ सके। ये कह सकते हैं कि हरेला पर्व को उत्तराखंड में आज देहरादून में जिस प्रकार से मनाने का काम यहाँ पर किया गया, उसमें कहा जा सकता है कि सभी विभागों के लिए संदेश देने का मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया गया कि सिर्फ पेड़ ही नहीं लगाने बल्कि उन पेड़ों का संरक्षण भी करना है, पर्यावरण का संवर्धन भी यहाँ पर करना है। और अभी तक के आंकड़े ये कह सकते हैं कि जो पिछले बार जो या उससे पहले जो हरेला पर्व मनाने का काम यहाँ पर किया गया था उसमें 80% के आंकड़े जो रहे हैं वो पर्यावरण संरक्षण की दिशा को और उत्साहित करने वाले कहे जा सकते हैं। और इस बार ये कह सकते हैं कि वन विभाग की तरफ से इस हरेला पर्व में 1 करोड़ से ज़्यादा के वृक्ष लगाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया, जिसमें 50% लक्ष्य ये कह सकते हैं कि फलदार वृक्षों को रोपने का है ताकि उत्तराखंड के जंगलों में भी फलदार वृक्षों को लगाया जा सके और उन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ने की दिशा में सभी लोग और प्रेरित होकर काम कर सकें। इसके अलावा कृषि विभाग की तरफ से 15 लाख वृक्ष वितरित करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया था, जिसमें 10 लाख के पौधे अब तक उनकी तरफ से वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा नगर निकायां जो हैं
उनकी तरफ से भी लक्ष्य निर्धारित यहाँ पर किए जा चुके हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर वृक्षारोपण करना है, किन किन क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना है। 1 लाख से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि नगर निगम की तरफ से वृक्ष यहाँ पर देहरादून में यहाँ पर लगाए जाएंगे। इसी प्रकार से कह सकते हैं कि सामाजिक संगठनों की तरफ से भी लोगों को इस हरेला पर्व में जोड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि सभी लोग इस पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के संवर्धन के इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मना सकें। अगले 1 महीने तक ये कह सकते हैं कि इसी प्रकार से हरेला के विभिन्न कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित यहाँ पर होंगे और उन कार्यक्रमों में आम जनता भी सम्मिलित होती नजर आएगी, बच्चे भी जुड़ते नजर आएंगे और सभी लोग प्रकृति के संरक्षण की दिशा में एक पेड़ लगाने का काम यहाँ पर करेंगे। और इस बार जो उत्साह ज़्यादा इसलिए भी देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो एक पेड़ माँ के नाम लगाने का जो थीम यहाँ पर दी गई है, उस थीम में सभी लोग ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। जी अबे, कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा संबोधन भी किया गया, क्या कुछ अहम बातें और क्या कुछ संदेश उनकी ओर से दिया गया है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार आदिकाल से ही काम करता हुआ यहाँ पर आया है और अभी तक ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम यहाँ पर हुए, इसीलिए उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि 70% से ज़्यादा भूभाग वो वनों से आच्छादित प्रदेशों के रूप में यहाँ पर कहा जाता है। उत्तराखंड को हिमालय का भाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर्वत जैसी विशाल श्रृंखलाएँ यहाँ पर मौजूद हैं और जिस प्रकार से यहाँ के वनों के संरक्षण को लेकर सरकार जागरूकता के साथ यहाँ पर काम करती है। आम जनता की जो सहभागिता है वो उन जंगलों को संरक्षित करने की दिशा में यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उससे ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड इस दिशा में और बेहतर तरीके से काम करता नजर आ रहा है। और अब ये कह सकते हैं कि विकास के लिए जरूरी है कि राज्य में विकास का पहिया और तेजी से घूम सके, इसीलिए लोगों को ये समझाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है कि विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी किस प्रकार से काम यहाँ पर करना चाहिए और कैसे अगर किसी जगह पर जहाँ पर वृक्ष लगाए जा सकते हैं, अगर वृक्ष लगाए गए तो उनको किस प्रकार से संरक्षित करने का काम यहाँ पर करना है। खासतौर पर बच्चों को ये सिखाने का काम अब यहाँ पर किया जा रहा है कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कितने जरूरी है कि वृक्षारोपण जैसे इस हरेला पर्व को मनाने का काम यहाँ पर किया जा सके। अब ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो पाठ्यक्रम हो, जो स्कूलों का जो पाठ्यक्रम होगा, उसमें इन सब चीज़ों की भी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कुछ नए बच्चों को इस समय करना चाहिए और किस प्रकार से उसे अपने दिशा में सम्मिलित करके इस पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए काम होना चाहिए। जी ठीक है, अभय, आप लगातार हमारे साथ बने रहे, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। तो आपको बताते चले कि प्रदेश भर में हरेला पर्व मनाया जा रहा है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बड़ा भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा उस समय हुआ जब यात्रियों से भरी मैक्स जीप मुवानी से बोकटा के गांव की ओर जा रही थी और जहां पर जीप अचानक से अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। आपको बता दें कि जब तक राहत और बचाव कार्य शुरू हो पाता उससे पहले 8 लोगों ने दम तोड़ दिया था। तो वहीं आपको बता दें कि मामले की जानकारी होते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ घायलों के उचित इलाज के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन की टीम के साथ साथ स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। घायल से घायलों को निकालकर तत्काल अस्पताल में भेजा गया है और जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि जीप में कुल 13 लोग सवार थे और जिसमें से 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जीप का ब्रेक फेल हुआ या चालक का नियंत्रण खो जाना संभावित कारण बताया जा रहा है। इसको लेकर अभी संशय जो है वो बना हुआ है। तस्वीरें अभी पूरे तरीके से साफ नहीं हुई है कि आखिर किन कारणों के चलते यह दर्दनाक हादसा हुआ। खबर पर अधिक जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़े हुए हैं। तो अभय, भीषण सड़क हादसा हो गया है, क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि पिथौरागढ़ में जो ये सड़क दुर्घटना हुई है ये बड़ा चिंताजनक और दुखद भरी खबर है। ये उत्तराखंड के लिए कही जा सकती है क्योंकि जिस प्रकार से थल मुनस्यारी सड़क मार्ग पर ये हादसा हुआ है, जिसमें ये कह सकते हैं कि मौके पर ही 8 लोगों की मृत्यु वहाँ पर हो गई थी। ये सभी लोग स्थानीय उस क्षेत्र के निवासी थे जो एक अपने गाँव जाने का काम वहाँ पर कर रहे थे, लेकिन बरसात के समय में कह सकते हैं कि जिस कारण से दुर्घटनाग्रस्त वहाँ पर चीज़ें हुई हैं उनकी तकनीकी जाँच
वहां पर की जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से मजिस्ट्रेट जांच कराने के निर्देश जिलाधिकारी को यहां पर दे दिए गए और जो इस पूरी घटना में कह सकते हैं, जो सड़क दुर्घटना में जो लोग 6 लोग जो अभी तक घायल हैं, उन घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश सरकार की तरफ से यहां पर दिए गए हैं। पूरे पिथौरागढ़ जनपद की अगर हम बात करें तो पिछले 1 महीने के भीतर अलग अलग दुर्घटनाओं में 19 लोग वहां पर अपनी जान वहां पर गंवा चुके हैं और उसमें जो कारण अभी तक निकल कर सामने आ पा रहे हैं, जिसकी प्रथम दृष्टया जो जांच अभी सामने आई है, उसमें कह सकते हैं कि कुछ बरसात में जो सड़कों की जो हालत खस्ताहाल हुई है, उस सड़कों की बदहाली के चलते सड़क दुर्घटना यहाँ पर हुई है और कुछ जो गाड़ियों की जो फिटनेस होती है, जो तकनीकी जो कमियाँ जो होती है, उन कमियों के चलते ये बड़ी सड़क दुर्घटना कल भी यहाँ पर देखने को मिली थी। और जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, उस पर विराम लगाने के निर्देश और उन दुर्घटनाओं को रोकने के निर्देश सरकार की तरफ से यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है, पिथौरागढ़ की जो ये घटना है, ये सड़क दुर्घटना, ये राज्य सरकार के लिए चिंतनीय विषय है और परिवहन विभाग के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि किस प्रकार से गाड़ियों की फिटनेस को रखा जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है और ऐसी गाड़ियाँ जो बिना फिटनेस के यहाँ पर चल रही है, उनको किस प्रकार से रोकने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। क्योंकि बिना फिटनेस की जो गाड़ियाँ चल रही है और पिथौरागढ़ की जो घटना में जो अभी तक जो चीज़ें निकल कर सामने आ पाई है, उसमें भी तकनीकी कमी उस गाड़ी में बताई जा रही थी, जिसका स्टीयरिंग ये कह सकते हैं कि शुरू से ही खराब वहाँ पर चल रहा था और यही वजह रही कि बरसात में ओवर स्पीड होने के साथ साथ जो स्टीयरिंग की जो कमी थी, उसके चलते बड़ी दुर्घटना वहाँ पर घटी थी। उन सब चीज़ों पर निकट भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके, इसलिए समय रहते हुए जो जाँच है, उस जाँच को पूरा करने के लिए और जो तकनीकी जो कमियां गाड़ियों में देखने को मिल रही है, उनको दूर करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। जी ठीक है, अब तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगामी पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने आईएएस और पीसीएस के अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। आपको बताते चले कि आयोग ने 42 अधिकारियों को मुख्य प्रेक्षक और साथ ही साथ 12 को आरक्षित प्रेक्षक नियुक्त किया गया है और जिसमें ये प्रेक्षक पहले चरण के मतदान में 5 दिन पूर्व अपने अपने नियत क्षेत्रों में पहुंच जाएंगे और जहां वे चुनाव की प्रक्रिया पर पूरे तरीके से निगरानी रखेंगे और साथ ही साथ चुनाव से जुड़ी जनता की शिकायतों व समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित किया जाएगा। आपको बताते चले कि ये प्रेक्षकों की नियुक्ति से पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया और आदर्श आचार संहिता पालन को लेकर गंभीरता को स्पष्ट होता है। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि आगामी चुनावों को लेकर पूरे तरीके से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अब खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ एंटी ड्रग्स कैंपेन अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई और जिसमें मुख्य सचिव ने कहा कि राजधानी देहरादून में विभिन्न तकनीकी, मेडिकल और उच्च शिक्षण संस्थानों को नशा मुक्ति अभियान के तहत की जा रही एनफोर्समेंट की कार्रवाई से संतोष व्यक्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि ऐसे सभी शैक्षणिक संस्थानों और उसके जो भी सराउंडिंग्स है, उन पर स्थित रेस्टोरेंट्स, ढाबों और इत्यादि में रेड वाली छापेमारी करें और साथ ही साथ ड्रग्स लेने वाले व्यक्तियों की सैंपलिंग की जाए, उनका मेडिकल भी करें। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने सभी शैक्षणिक संस्थानों को एनटीपीसीएस एक्ट के तहत अंतर्गत जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही निर्देशित किया गया है कि जो भी शैक्षणिक संस्थान एंटी ड्रग कैंपेन में लापरवाही दिखाते हैं, उन पर एक्ट के अंतर्गत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रग्स की देवभूमि अभियान को लेकर प्रदेश पुलिस पर एक्शन किया है। आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक दीपक सेठ के निर्देश पर एसटीएफ और लोकल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सरगना कुणाल कोहली को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुणाल के पास से 126 लीटर केमिकल, 28 किलो पाउडर और 7.41 ग्राम तैयार MDMA का ड्रग्स भी बरामद किया गया। ये सभी पदार्थ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि कुणाल चंपावत और पिथौरागढ़ में पोल्ट्री फार्म में आड़ में ड्रग्स की फैक्ट्री चला रहा था और जहां पर माल को मुंबई समेत कई शहरों में
भेजा जाता था। गिरोह के अन्य सदस्य भी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि यह गिरोह गाजियाबाद, बनारस और थाने के कंपनियों से बिना लाइसेंस केमिकल मंगवा रहा था और अब उन कंपनियों की भी जांच शुरू कर दी गई है। इस ऑपरेशन में एसटीएफ, चंपावत, पिथौरागढ़ पुलिस के साथ नेपाल प्रशासन भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। जो इस तरह के जो नेटवर्क्स होते हैं, इनके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सभी को निर्देशित किया गया है कि जो इसका पूरा फाइनेंशियल नेटवर्क है, जो लोग इसमें लिप्त थे, वो इस धन का, उनके पास कहाँ से धन आ रहा था और कहाँ से इस क्राइम से जो अर्जित धन है वो कहाँ पे लगाया गया है, ये पूरा डिटेल में ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इसके साथ ही इनको पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिससे लंबे समय तक ये निरुद्ध रह सके। और साथ ही जो इनकी प्रॉपर्टी है, जो इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जरिए इन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है, उसके अटैचमेंट के भी आदेश दे दिए गए हैं। इस प्रकार ये कार्रवाई केवल मेथ की बरामदगी, प्रीकर्सर केमिकल्स की बरामदगी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी तक समाप्त नहीं होगी। और इसमें आगे लगातार जितने लोग और अगर फर्म्स जहां से प्रीकर्सर केमिकल्स एक इलीगल तरीके से इनको मिले हैं, ये फर्म्स लिंक हुई हैं गाज़ियाबाद से, थाने से, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जहां से लीकेज होके इनको प्रीकर्सर केमिकल्स मिले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के जो सरकारी स्कूलों में अब सुबह की प्रार्थना सभा में भगवत गीता के श्लोकों की गूंज सुनाई देगी। तो वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकार ने शिक्षा को भारत की ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जहां शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश भर के सभी स्कूलों में गीता श्लोकों को प्रार्थना सभा में शामिल करने की शुरुआत की जा चुकी है और जहां पर राज्य के लगभग 40 लाख छात्र छात्राओं को भारतीय संस्कृति, धार्मिक मूल्यों और भारत की महान विभूतियों से परिचित करने के लिए भी सरकार सतत प्रयास कर रही है। आप देख रहे होंगे कि हमने काफ़ी इनोवेटिव काम शिक्षा में किए हैं। चाहे हम अभी योगा को ला रहे हैं, संस्कृत को ला रहे हैं, महाभारत को ला रहे हैं, गीता के इसको ला रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हमने एक नई किताब अभी जो है निकाली है अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे जो है हमारी विरासत को पढ़ें, हमारी विभूतियों को पढ़ें। साथ में हमने ये भी किया है कि जो हमारे लगभग 40 लाख बच्चे हैं पूरे प्रदेश में, इन बच्चों को जो है हम संस्कारों से कैसे जोड़ें, भारतीय ज्ञान परंपरा से कैसे जोड़ें, इसके लिए शिक्षा विभाग लगातार। अब खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के सरकारी और आकाशीय जो विद्यालय हैं वहां पर बच्चे प्रार्थना सभा में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे और इसके श्लोक भी सुनाए जाएंगे और साथ ही साथ इसका अर्थ समझाते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जानकारी भी दी जाएगी। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ शिक्षा निर्देशक ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को दिए गए निर्देश में कहा कि प्रार्थना सभा में हर दिन कम से कम एक श्लोक और उसका अर्थ सहित छात्र छात्राओं को सुनाया जाए, जबकि सप्ताह में एक दिन मूल्य आधारित श्लोक को सप्ताह के श्लोक घोषित कर उसे सूचना पट पर भी अर्थ सहित लिखा जाए। छात्र छात्रा उसका अभ्यास करेंगे और साथ ही साथ सप्ताह के अंतिम दिन में इस श्लोक पर चर्चा कर फीडबैक भी लिया जाएगा। बात यह है कि जो हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 6 मई को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की थी। तो समीक्षा बैठक में बिंदु ये था कि हमको अपना एससीएफ का अनुमोदन लेना था, एससीईआरटी को। तो उन्हें अनुमोदन लिया तो सीएम सर ने एक निर्देश दिए कि आप जो है बच्चों में भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर बातचीत करिए और गीता बच्चों को जो है कंठस्थ कराइए, उसकी मीनिंग समझाइए और ये बताइए कि वो किस तरह से
कार्य संस्कृति को विकसित करता है, किस तरह से हमको सहजता करने के लिए कहता है, किस तरह से चेतना जाहिर करता है, ये बात उसमें हुई थी। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये निर्णय सरकार का था कि प्रत्येक विद्यालय में, इस प्रदेश में जितने भी विद्यालय हैं, चाहे सरकारी हों चाहे अशासकीय विद्यालय हों, सब में जो है गीता का पाठ कराया जाए और श्रीमद् भगवद गीता के जितने भी अंश हैं, जितने भी श्लोक हैं, पाठ ही मत कराओ बल्कि बच्चों को भावार्थ ही बताए कि क्या मतलब उसका होता है। तो उसको परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखते हुए ये कार्यक्रम आज से स्टार्ट किया गया है। और कही जाए कि वीडियोज़ हमारे पास आई भी हैं, शेयर भी हुई हैं। जो हमारे संस्कृत के अध्यापक हैं वो उसको करवा रहे हैं, जो हिंदी के हैं वो भी उसको कर रहे हैं, या उसके अलावा जो भी उसमें विज्ञ हैं वो लोग उसको जो करवा रहे हैं। उत्तराखंड में धामित सरकार फर्जी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चला रही है और जिसमें अभी तक 250 से अधिक फर्जी बाबा पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि सनातन से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ इस अभियान को और भी व्यापक किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस इस अभियान को लेकर चुटकी ले रही है और जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि भाजपा तो खुद कालनेमी संस्कृति की उत्पत्ति है। उन्होंने यह भी कहा कि आज बीजेपी लोकतंत्र और संविधान का अपहरण करने का काम कर रही है और कालनेमी इन्हीं की उपज है। तो उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड इस समय कालनेमी और पाखंडियों का गढ़ बन गया है और ये सब बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। और इस पर बीजेपी विधायक खजान दास की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिस पर उन्होंने कहा कि हरीश रावत को अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हरीश रावत जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, एकदम उन पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि अब उम्र का भी तकाजा हो गया है और उम्र का लिहाज उनको रखना चाहिए और कब क्या बोल दें, कब किससे क्या कहना है। अब थोड़ा सा अब अच्छे डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए कि राजनीति में क्या बातें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। कालनेमी का जहाँ तक सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। जो छद्म किस्म के लोग बड़े साधु संतों का भेष करके और यहाँ आते हैं और लोगों के साथ जिस तरह से ठगने का काम करते हैं, गलत कृत्य करते हैं, ऐसे लोगों को हमारी पुलिस ने और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे पकड़ने का आदेश भी किया और जेल के अंदर ठोस रहे हैं। ये होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, कालनेमी रामायण में आपने देखा होगा, कालनेमी को अब सब जानने लगे हैं। पहले कोई कालनेमी को नहीं जानता था, किंतु आज सब जानने लगे। एक मुख्यमंत्री जी की ये बहुत अच्छी खबर देहरादून से है, जहां साधु संतों के भेष में घूम रहे पाखंडी बाबाओं पर नकेल कसने के लिए प्रदेश भर में ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है और इसको लेकर आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरने ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और आस्था का बड़ा केंद्र है और ऐसे में कई बार देखने को मिलता है कि साधु भेष बदलकर रहते हैं और लोगों को झांसे में भी फंसाते हैं और इसलिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जिसके तहत पिछले 3 दिन में लगभग 1250 लोगों से पूछताछ जो है वो की गई है और जिसमें कि 90 करीब बाबाओं को भेष में थे और इनमें से 2 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई। तो आपको बताते चले कि प्रदेश भर में लगातार कालनेमी ऑपरेशन को देखते हुए पुलिस की ओर से ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कार्रवाई भी की जा रही है और ऐसे में तमाम गिरफ्तारियां भी की गई। और इसी बीच आपको बता दें कि सत्यापन अभियान भी चलाया गया, जहां आइडेंटिटी प्रूफ होने के बाद इनको सत्यापन अभियान के अंतर्गत तमाम वेरिफिकेशन भी की जाती है और जिसमें दोषी पाने पर या फिर सत्यापन को पूरे तरीके से क्लियर ना होने पर इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाती है। मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो है ये सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए कि ऐसे जो कावड़ियों के भेष में ऐसे साधु आते हैं जो नाम बदल कर रहते हैं, भेष बदल कर रहते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को जाल में फंसाते हैं, विभिन्न जो है वो झांसा देते हैं। तो ऐसे जो ऐसे लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनके ऊपर जो उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो इसमें पुलिस ने एक अभियान जो है उत्तराखंड पुलिस ने चालू किया हुआ है। तो पिछले 3 दिन में लगभग 1250 लोगों को हमने जो है सघन पूछताछ की है, जिसमें
लगभग जो है वो 90 के करीब लोग जो है जो छदम भेष बनकर जो है पाए गए। इसमें से जो है करीब 2 लोगों पे एफआईआर भी हुई है, जिसमें एक पे फॉरेनर्स एक्ट में जो है एफआईआर हुई है, दूसरा एक आर्म्स एक्ट में भी एफआईआर हुई है। 23 लोग ऐसे पाए गए हैं जो अपने भेष बदलकर जो है हरिद्वार में जो है अपना नाम बदलकर भेष बदलकर विविध कारणों से जो है वो वहाँ प्रवास कर रहे थे, वहाँ रुके हुए थे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने जो है बीएनएसएस की और जो है विभिन्न धाराओं में अभी चालान किया हुआ, और लगातार ये जो है इस टाइप का जो हमारा देवभूमि है या आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, तो इस टाइप से लोग जो है आते हैं, यहाँ रुकते हैं, तो उनकी जो है लगातार ये जो ड्राइव है हमारा वेरिफिकेशन सघन जो है ये चेकिंग का ड्राइव लगातार जारी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।